किया हूँ ऑयल एंड गैस सेक्टर में, राइट, बट आई हैड अ पैशन फॉर टीचिंग। सो मैंने वो फील्ड छोड़कर टीचिंग परस्यू किया, क्योंकि मैं जॉब के साथ साथ पहले टीचिंग भी करता था। तो मुझे ये समझ में आने लगा कि टीचिंग से मुझे ज्यादा खुशी मिल रही है रादर देन डूइंग द इंजीनियरिंग जॉब। तो फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट किया और अभी मुझे अप्रोक्सीमेटली 10 years हो गए हैं टीचिंग फील्ड में। और आज का जो सेशन है वो इसमें काफी सारी चीजें ऐसी होगी जो आपको टीचिंग से रिलेटेड समझ में आएगी, बिकॉज एडुटेक बेसिकली इज एन एजुकेशनल प्रोडक्ट, राइट। सो बिफोर आई स्टार्ट, मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो पहले मेरा सेशन बैठ चुके हैं। कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? आप वहां से ऑप्शन है रेज हैंड करने का, क्या आप वो यूज कर सकते हैं? ओके, ये स्मिता मैम, हाय। ओके, ओके, सलीम सर भी है। ऑलराइट, सो देयर आर फ्यू पीपल जो ऑलरेडी पहले सेशन बैठ चुके हैं, एंड आई एम श्योर कि मेजोरिटी जो है वो फर्स्ट टाइम सेशन बैठ रहे हैं। ग्रेट। सो स्क्रीन शेयर करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा। और वो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आज आपको, व्हेन वी टॉक अबाउट एड्यूटेक, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक दैट यू आर नॉट समवन हु इज गोइंग टू सेल दिस प्रोडक्ट। आप सेल्समैन या सेल्स वुमेन नहीं हो, यू आर नॉट अ सेल्स पर्सन, यू आर एन एजुकेशनल काउंसिलर। ये सबसे पहला चीज आपको माइंड में रखना है आज जब आप सेशन में बैठ रहे हो। सो यू आर नॉट अ सेल्स पर्सन, यू आर एन एजुकेशनल काउंसिलर। और जब आप आज का ये सेशन बैठोगे, आज के सेशन में हम क्या क्या करेंगे उसका फ्लो में आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा। बट ये माइंडसेट को खाली शिफ्ट करना है कि हम ये प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, हम काउंसिलर्स हैं। हम बच्चों को काउंसिल करेंगे, बच्चों को, बच्चे की फैमिली को, बच्चे के पेरेंट्स को हम काउंसिल करेंगे, तो ही हमारा ये प्रोडक्ट इजीली वो लोग बाई करेंगे। सो वी आर नॉट सेलिंग दिस प्रोडक्ट, दे आर गोइंग टू बाय आ प्रोडक्ट। ये चीज आपको माइंड में रखनी है, राइट। सो आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आपको विजिबल हो जाए तो मुझे बता देना। क्या आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा Yes, sir. है? ऑल राइट, It's working. ऑल राइट, फाइन। तो अभी पहला पहला चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये माइंडसेट से बैठना है कि आप एजुकेशनल काउंसिलर्स हो। तो जब एजुकेशनल काउंसिलर्स के टर्म्स में हम बात करते हैं ना, और जब हम खुद एजुकेशनल काउंसिलर्स हैं, तो जब हम किसी भी पेरेंट या किसी भी स्टूडेंट को मिलने जा रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला काम उनको हमारा प्रोडक्ट बताना नहीं है। हमारा सबसे पहला काम है उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है वो हमको अंडरस्टैंड करना है, राइट। तो वो अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बच्चों से, पेरेंट्स से कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं, जिसके लिए मैं आपको पहले क्या प्रेजेंट सिनारियोस चल रहे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। करंट सिनारियो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, स्कूल में क्या चल रहा है और ट्यूशंस और ट्यूटोरियल्स में क्या चलता है, ये हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। ओके, तो अभी स्कूल का सिनारियो क्या है पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स इन इंडिया, जब मैं स्कूल्स की बात करता हूं, मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स इन इंडिया ना चाहते हुए भी उनके पास ऐसा वर्कफोर्स नहीं है जो एक क्वालिटी एजुकेशन दे सके। हमको ये ट्रूथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि स्कूल्स में उनके पास जितने रिसोर्सेज है, जितना मनी है, जितने उनके पास टीचर्स अवेलेबल है, हर स्कूल में ये पॉसिबल नहीं है कि उनके पास बेस्ट क्वालिटी टीचर्स हो सके। अगर बेस्ट क्वालिटी टीचर्स है भी, तो भी क्या होता है कि उनके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं हो पाता है कि वो लोग एग्जैक्टली जैसे बच्चे पढ़ाई करनी चाहिए वैसे पढ़ाई वो स्कूल में करवा सके। It is very difficult for a school to actually execute their plans, whatever they have in their mind, whatever they have in their plans to execute in the school, because of time constraint, right? तो स्कूल में सबसे पहला चीज ये है कि अगर पहले बात तो क्वालिटी टीचर्स नहीं है, हमें ये ट्रूथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर क्वालिटी टीचर्स है भी तो उनके पास इतने सफिशिएंट रिसोर्सेस, सफिशिएंट टाइम नहीं है कि वो लोग अच्छा एजुकेशन इंपार्ट कर सके जो वो एक्चुअल में चाहते हैं करना, राइट। अब ये मैं स्कूल की और एजुकेशनल फील्ड की जब मैं बात कर रहा हूं ना, इसी में ट्यूशंस एंड ट्यूटोरियल्स भी आता है। जब मैं बात करता हूं कि बच्चा स्कूल में उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाता है,
तब बात आती है ट्यूशंस एंड ट्यूटोरियल्स की, राइट? अब ट्यूशंस एंड ट्यूटोरियल्स, आपको ये पता होगा कि इंडिया में कुछ पर्टिकुलर जगह ऐसी है जहां पर ये क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। अब जो क्वालिटी एजुकेशन जहां पर नहीं मिल रहा है, वहां पर प्रॉब्लम क्या है कि ट्यूशंस, प्राइवेट ट्यूशंस होते हैं, बच्चे घर पे जाके पढ़ाई करते हैं किसी के, वहां पर क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, टीचर कैसे पढ़ा रहा है, टीचर का अप्रोच क्या है, टीचर का माइंडसेट क्या है, ये हमको नहीं पता होता है। घर पे जब टीचर पढ़ाते हैं उनका एक माइंडसेट है, बट क्या आप जो आपके बच्चे को रीच करवाना चाहते हैं, क्या आपका थॉट प्रोसेस और टीचर का थॉट प्रोसेस सेम लेवल पर है? हमें नहीं पता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ट्यूशंस और ट्यूटोरियल्स, अब ट्यूटोरियल्स की भी अगर मैं बात करता हूं ना, तो ट्यूटोरियल्स में जहां पर भी क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा होगा, उनका जो फीस है वो अफोर्डेबल नहीं, राइट? तो इस करंट सिनारियो पे मैं ज्यादा टाइप बात नहीं करूंगा, बस इतना मैंने आपको बता दिया कि स्कूल में, ट्यूशंस में फिलहाल क्या चल रहा है। अगर प्रॉपर एजुकेशन है भी, क्वालिटी एजुकेशन है भी, तो भी वो अफोर्डेबल नहीं। तो इसका मतलब करंट सिनेरियो को देखते हुए हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन भी दे, एट द सेम टाइम अफोर्डेबल भी। दैट इज वे ऑब्वियसली एडुटेक कम्स इन द पिक्चर। तो हम आज के सेशन में यही सारी चीजें अंडरस्टैंड करेंगे कि बच्चे को क्या चाहिए, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। अल्टीमेटली बच्चे को एग्जाम में क्या करना है, बच्चे को एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो सबसे पहला चीज, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द चाइल्ड टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ये थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए जब आप आपका प्रोडक्ट बच्चों को पिच करोगे, कि बच्चे को अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या चाहिए। आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हो पेरेंट को या स्टूडेंट को, क्योंकि बच्चों को और पेरेंट को ये पता ही नहीं होता है कि अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं। आप जब पेरेंट्स को पूछोगे कि क्या आप चाहते हो कि आपका बच्चा अच्छे मार्क्स स्कोर करे, वो बोलेंगे हाँ। बट आप अगर पूछोगे कि कैसे स्कोर करते हैं अच्छे मार्क्स, तो उनको पता नहीं होता। तो ये हम आज अंडरस्टैंड करेंगे कि बच्चों को अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है। उसके बाद बच्चे को पढ़ाई कैसी करनी चाहिए अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। फिर हम देखेंगे कि अच्छे मार्क्स स्कोर करने में टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद हमारे सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे, एंड फाइनली यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये आज का फ्लो होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप जब आज बैठे हो, तो नॉट एज ए सेल्स पर्सन, एज एन एजुकेशनल काउंसिलर्स, जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपको ये अपने आप में, आप अपने माइंड में, यू हैव टू इम्बाइब दोस थिंग्स इन योरसेल्फ, और आपको ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करनी है जब आप फील्ड पर जाओगे। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा अटेंटिव रहिए आप आज के सेशन में, सो दैट आप वो सारी चीजें नोट कर सके। मैं आपको बताते जाऊंगा कि कौन से पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, कौन से पॉइंट्स आपको बच्चों से या उनके पेरेंट्स को पूछने हैं, सो दैट आपके लिए वो बात करना ईजी हो जाए। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द चाइल्ड टू स्कोर गुड मार्क्स। तो अभी हमने क्या किया है ना, इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद हमने अंडरस्टैंड किया कि बच्चों को अच्छे मार्क्स अगर स्कोर करना है, तो चार फंडामेंटल्स बहुत जरूरी है। देयर आर फोर फंडामेंटल्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ये चारों फंडामेंटल्स आपको दिमाग में होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए जब आप बच्चों के पास जाओगे, पेरेंट के पास जाओगे। सबसे पहला है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। बच्चों को जो चीज वो पढ़ रहे हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ नॉलेज नहीं होना चाहिए, वो समझ में भी आना चाहिए। नॉलेज होना अलग बात होती है, नॉलेज होना मतलब मुझे पता है, अंडरस्टैंड करना मतलब मुझे समझ में आया है। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये पहला उनके लिए इंपॉर्टेंट है, पहला फंडामेंटल है। दूसरा फंडामेंटल है राइटिंग प्रैक्टिस। अगर बच्चा कोई चीज याद करता है, जब तक उसे लिखता नहीं है, तब तक वो उसको अच्छी तरीके से याद नहीं हुआ है। अब जब ये नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ले लेता है, राइटिंग प्रैक्टिस कर लेता है, उसके बाद उसके लिए जरूरी है रिविजन। और फाइनली जो चौथा चीज है वो है टेस्टिंग। क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, ये अभी हम थोड़ी देर से अंडरस्टैंड करेंगे कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पहले तीन चीजों की, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस और रिवीजन की। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बच्चा स्कूल में ले सकता है, बच्चे को स्कूल में मिल सकता है। कितना अच्छा होगा या कितना अच्छा नहीं होगा ये हम बता नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने भी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग की जिम्मेदारी खुद ने ले ली, एडुटेक ने ले ली।
राइटिंग प्रैक्टिस बच्चा कैसे करे ये भी एडुटेक ने बता दिया हमारे प्रोडक्ट में। रिवीजन कब कब कैसे कैसे हो ये भी हमने बता दिया एडुटेक के प्रोडक्ट में। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये पहले 3 पॉइंट्स ही नहीं, चौथे पॉइंट को भी कैटर करता है, बट पहले हम पहले 3 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। तो हमने ये 3 फंडामेंटल्स को हमारे क्यूआर बुक से सॉल्व किया है। तो हमारा जो क्यूआर बुक्स है, ये क्यूआर बुक्स जब आप ओपन करते हैं, क्यूआर बुक्स ओपन करने के बाद आप ये देखेंगे कि हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन आंसर्स है। कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन आंसर्स के बाजू में यू विल सी देयर आर क्यूआर कोड्स। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बाकी लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं है ना? ठीक है, तो आप लोग सिर्फ हाथ रेस कर सकते हो और मुझे बता सकते हो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल में हमारे बुक्स ओपन करके उनके वीडियोस खुद से देखे हैं। मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर आप हाथ रेस करोगे तो। अगर आप हाथ रेस करोगे तो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। काफी हाथ नीचे हो गए। ओके, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि हम अब तक क्या नहीं कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए सो दैट आप इसमें सक्सेस पा सके। ओके, तो मैं देख पा रहा हूं कि आउट ऑफ 450 पीपल सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल में हमारा खुद का प्रोडक्ट देखा है। ठीक है, आप लोग हाथ को लोअर कर सकते हो। तो अब ये बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट किसी और को बताने वाले हैं, अगर वही प्रोडक्ट हमने खुद ने नहीं देखा है तो हमें कैसे कॉन्फिडेंस आएगा हमारे प्रोडक्ट के ऊपर? सबसे पहला चीज जो हमें करना है वो हमारे प्रोडक्ट को खुद स्टडी करना है, क्योंकि अभी आपने जो प्रोडक्ट लिया है वो किसी के बताने पे लिया है। तो आपको कॉन्फिडेंस है इसीलिए आपने प्रोडक्ट लिया है, बट जब तक आप वो प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे ना, वो 100% कॉन्फिडेंस के आग बंद करके आप किसी को बोल सकते हो कि ये से प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वो नहीं आएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगा सभी से कि आप पहले खुद आपका प्रोडक्ट यूज कीजिए प्रॉपर्ली, उसको रजिस्टर कीजिए, उसको यूज कीजिए, आप अंडरस्टैंड कीजिए प्रोडक्ट कैसे बना हुआ है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ग्रेट। तो अब मैं क्या करूंगा ना, एक वीडियो स्कैन करके बताऊंगा कि किस तरह से वीडियोस हमारे बुक में है। तो जब आप ये हमारे बुक्स ओपन करके देखोगे तो कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन आंसर्स के बाजू में क्यूआर कोड्स है। तो जब आप इसे स्कैन करोगे आप लोगों को आवाज आ रही है वीडियो की? नो सर। नहीं आ रही है क्या? नो। एक मिनट ना। एक बार अभी देखना। Newton's second law of motion. यस सर। अब आ रही है क्या आवाज? यस। ओके ओके ओके। Newton's second law of motion. Now, Newton's second law of motion is related to momentum, right? So, just remember what is the formula of momentum? Momentum is equal to mass into velocity. Momentum is denoted by P, mass is denoted by M, and velocity in general is denoted by small letter v. So, P is equal to M into V. So, just keep that in mind. Now, this cyclist over here. Now, we know that this cyclist right now is at rest. Now, since it is at rest, how much would be the velocity? 0, right? So, how much would be the momentum? Obviously, 0. That means at point A, the momentum over here is 0. But in order to move this object, in order to set into motion, what do we need to apply? Force, right? So the moment we apply force, we know that this object is going to move. What we are going to do is, we are going to consider how much time is it going to take, and here we are noting the time. So let's say, for example, he applies force and he starts moving from point A to point B. Here you can see that this person has moved and it has taken
5 seconds. But we know for a fact that when he applied force, velocity changed, right? And when velocity changed, can we also say that the momentum also changed? तो यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट का वीडियो है जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स इन 9th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड. तो ये उसको ब्रेक करके पूरा एनिमेशन के जरिए से टाइमर लगाकर हर चीज प्रॉपर्ली डिटेल में एक्सप्लेन किया है. अभी उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. अब वो क्वेश्चन का आंसर हमारे बुक में हमने कैसे इसको एक्सप्लेन किया है, कैसे लिखवाया है, ये देखते हैं. तो ये क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो है. I'm pretty sure you all must have played cricket, right? With a tennis ball as well as with a leather ball. Now, if you happen to play with a tennis ball and if the batsman hits the ball towards me, it is actually very easy to catch a tennis ball. Why? Because the mass of this tennis ball is actually very less. But if we actually play with a leather ball and if the leather ball comes with the same velocity, we know it is slightly difficult to catch a leather ball. Simply because the mass of this leather ball is very high as compared to the tennis ball. So here you see the mass of the tennis ball is less, mass of the leather ball is more. That means even if they come with the same amount of velocity towards me, we know more force will be required to actually stop the leather ball. Which simply means that momentum will be more in a leather ball as compared to a tennis ball. That means now we understand as to why it is easier to stop a tennis ball than a leather ball. Let us see how to write the answer. First of all, we know that momentum of an object depends on its mass as well as velocity. तो अभी आपने देखा कि टीचर ने सिर्फ उसे कैसे अंडरस्टैंड करते वही नहीं बताया, बल्कि उसे कैसे लिखना है वो भी एक्सप्लेन किया. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूआर बुक्स. तो ये सारे सब्जेक्ट्स में जब आप देखेंगे ना, तो सारे सब्जेक्ट्स में टीचर्स सिर्फ उसे कैसे लिखना है वो नहीं बताते हैं, उसे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं. इज एवरीबॉडी देयर विद मी? Yes. Yes. हाँ, मुझे वीडियोस नहीं दिख रहे एक्चुअली किसी के, इसीलिए Video off हो गया सर. एक मिनट ना. ओके, ऑलराइट. तो अभी एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा सबसे. क्या आप लोग सबसे पहले आज या कल में अपना प्रोडक्ट प्रॉपर्ली देखोगे, रजिस्टर करके वीडियोस देखोगे, प्रोडक्ट को चेक करोगे? आप यस टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखते हैं. एस भी लिख सकते हैं. यस, काफी लोग एस लिख रहे हैं. ग्रेट, ऑलराइट. सो दिस इज द फर्स्ट चेंज दैट वी हैव टू ब्रिंग इन अस. ऑलराइट, काफी लोगों का यस आ गया है. ऑलराइट. तो अभी हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि हमारे जो क्यूआर बुक्स है, वो क्यूआर बुक्स मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इट इज वन ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट. ऐसा प्रोडक्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगा. द क्वालिटी दैट वी आर गिविंग इज एब्सोल्युटली टॉप नॉच. ठीक है, अब मैं वापस से आता हूं पीपीटी पर. ऑलराइट. तो अभी ये हमने अंडरस्टैंड किया कि जो पहले 3 पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स मैं फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूं. ये 3 पॉइंट्स है: नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस, रिविजन. तो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ये वीडियो देखकर बच्चे ले सकते हैं. राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपने देखा कि हमारे बुक्स में, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हम हमारे बुक्स में स्पेस देते हैं. तो बच्चा जब वो वीडियो देखता है, वीडियो देखने के बाद वही का वही वो राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकता है. तो जैसे देख लिया, याद कर लिया, याद करके राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया. अब रिवीजन के लिए क्या करना है वो हम थोड़ी देर से बताएंगे. अब यहां पर हमारे बुक्स में एक और फीचर है. जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 पॉइंट्स होते हैं, टेस्टिंग वाला भी एक पॉइंट होता है. तो बच्चे ने कितना अच्छे से उसे अंडरस्टैंड किया, कितना अच्छे से उसे समझ में आया है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए हम हर चैप्टर के एंड में एक असेसमेंट देते हैं, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट असेसमेंट. बच्चे को हमारा ऐप यूज कर इसे स्कैन करना होता है. ऐसे कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. जब बच्चा वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है
तो कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो गए, कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट हो गए, वो समझ में आता है। एट द सेम टाइम जब आप देखोगे जो क्वेश्चन के आंसर्स बच्चे ने रॉन्ग किया है, उसके पास एक व्यू ऑप्शन आता है। तो जैसे ये व्यू ऑप्शन आता है, बच्चा क्या कर सकता है, उस व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेगा। व्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के साथ ये ऐप उसे उस वीडियो पर रूट करेगा जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो अब वो क्वेश्चन से रिलेटेड जो वीडियो उसे देखने के बाद उसका जो प्रॉब्लम था, जिसके वजह से उसको ये रॉन्ग मिला था क्वेश्चन, वो उसे अंडरस्टैंड करके उसे सॉल्व कर सकता है। दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज स्मार्ट असेसमेंट। तो ये टर्म भी आपको दिमाग में रखना है, स्मार्ट असेसमेंट। तो वो जो 4 पॉइंट्स थे, 4 फंडामेंटल्स, वो भी आपको नोट करने हैं। और उसके साथ साथ ये जो मैं आपको टर्म दे रहा हूं, असेसमेंट नहीं बोलना है, सिर्फ स्मार्ट असेसमेंट बोलना है, राइट? ओके, ऑलराइट। अब नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस, रिवीजन। अब फाइनली टेस्टिंग। अभी आपने देखा कि बुक यूज करके भी बच्चा टेस्टिंग कर सकता है, बट हमने क्या रियलाइज किया कि टेस्टिंग इज एक ऐसा चीज है जो बच्चा शायद अकेले रहकर उतना अच्छे से नहीं कर पाए। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बुक से ले सकता है, राइटिंग प्रैक्टिस बुक में कर सकता है, रिवीजन भी बुक से वो बार बार वीडियोस देखकर कर सकता है। अगर वो 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, कितने दिन बाद भी अगर वो देखना चाहे, तो वो वीडियोस 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितने बार चाहे देख सकता है। तो उसे अगर कोई डाउट हो तो वो रिवाइज भी कर सकता है, टेस्टिंग भी कर सकता है। बट हमने क्या सोचा कि टेस्टिंग के लिए हमें एक पर्सनलाइज्ड सेशन रखना चाहिए। इसीलिए हमने टेस्टिंग के लिए हमारा बैटल ऑफ ब्रेन्स वाला जो सेक्शन है उसे इंट्रोड्यूस किया। सो बैटल ऑफ ब्रेन्स में हम क्या करते हैं, बैटल ऑफ ब्रेन्स में हम लाइव क्विजेस कंडक्ट करते हैं। सो हम इसे कहते हैं लाइव लेक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ क्विज। तो अब ये क्विज अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जल्दी से मैं ऐप का इंटरफेस आपको दिखाता हूं। ये बहुत क्विकली लेकर जाऊंगा मैं। तो क्विज बच्चा ज्वाइन कैसे करे ये हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो हम बच्चे को ये दिखा सकते हैं। जब हम बच्चों के घर पे जाते हैं तो पहले हमने बुक दिखा दिया, बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया। ऑब्वियसली सबसे पहले तो उनके प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने थे। उसके बाद यहां पर आप एक ऑप्शन देख पा रहे हो, क्लिक फॉर क्विज एंड लेक्चर शेड्यूल। इस पर बच्चा क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद एक ऐसा दिखेगा चीज जिसमें वहां पर लिखा है क्विज एंड लेक्चर शेड्यूल। क्विज एंड लेक्चर शेड्यूल पे बच्चा क्लिक करेगा तो ऐसे उसे कुछ डेट्स मिलेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल वो 22 जून पर क्लिक करता है तो उसे ये शेड्यूल दिख जाएगा। अब ये शेड्यूल जब आप देखोगे, ये शेड्यूल में जो डेट है, जो टाइम है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा चैप्टर है, इस चैप्टर में कौन से टॉपिक बच्चे को प्रिपेयर करने हैं वो लिखे हैं। तो जब आप कॉन्सेप्ट्स देखोगे, कॉन्सेप्ट्स में स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 बच्चे को प्रिपेयर करना है। तो इतना डिटेल में ये उसे बच्चे को बताया गया है, तो जिससे बच्चे को क्या पढ़ना है ये भी बच्चे को समझ में आ जाता है। अब बच्चे को लेक्चर अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन लेक्चर पे बच्चा क्लिक करेगा। जैसे ही बच्चा ज्वाइन लेक्चर पे क्लिक करेगा, बच्चे को जूम इंटरफेस खुल जाएगा। मैंने काफी बार अंडरस्टैंड किया हूं कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चों को ये भी नहीं बता रहे हैं कि बच्चों को जूम भी डाउनलोड करके ज्वाइन करना होता है। ऐसे मुझे रिव्यू काफी आया था। तो आई वॉन्ट यू टू मेक श्योर कि जब आप बच्चों को ये बताओगे तो उनको आपको ये बताना है कि जूम डाउनलोड करिए, ऐप कैसे डाउनलोड करना है, ये सारी चीज भी हम उनको बताएंगे। फिर उसके बाद जब बच्चा ज्वाइन क्विज पर क्लिक करेगा तो ज्वाइन क्विज पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ये इंटरफेस जब खुलेगा तो एक ज्वाइन कोड डालना होता है बच्चों को। ये ज्वाइन कोड टीचर क्लासरूम में देगा, राइट? ये ज्वाइन कोड टीचर क्लासरूम में देते हैं। फिर बच्चा ज्वाइन क्विज पर क्लिक करेगा तो कुछ इस तरह से उनका इंटरफेस खुल जाएगा। ये इंटरफेस जब खुलेगा, ये इंटरफेस खुलने के बाद जब क्विज स्टार्ट होगा तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे बच्चे के सामने। ये हमने सैंपल क्वेश्चंस डाले हैं फिलहाल। क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट होगा तो एक अलग स्माइली आता है, इनकरेक्ट होगा तो एक अलग स्माइली आता है, साउंड इफेक्ट्स आते हैं जिससे बच्चे को पता चलता है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं हमारे क्विज से रिलेटेड। जस्ट एक मिनट। तो अब यहां पर
जब बच्चे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते हैं, इनफैक्ट हर एक क्वेश्चन के बाद एक लीडर बोर्ड बनता है। ये जो लीडर बोर्ड बनेगा, ये लीडर बोर्ड हर क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होता है। अब ये लीडर बोर्ड किस पैरामीटर पे बनता है? ये लीडर बोर्ड बनता है कि बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया कि नहीं, और कितना जल्दी आंसर दिया बच्चे ने, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके ऊपर से लीडर बोर्ड हर क्वेश्चन के बाद चेंज होते रहता है। इसके बाद बच्चे के पूरे डिटेल्स उसे मिल जाते हैं कि कितने बच्चों ने अटेंड किया, उसका रैंक कितना आया, उसका पॉइंट्स कितना, उसको रिवॉर्ड्स क्या क्या मिला है। और उसके डिटेल्स में जब वो जाएगा, जो जो क्वेश्चन के आंसर उसने रॉन्ग किए हैं, उसके बाजू में उसे व्यू ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक कर कर वो उस वीडियो को देख सकता है, अपने डाउट सॉल्व कर सकता है। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। क्या हम किसी एक या दो को अनम्यूट करने का एक्सेस दे सकते हैं प्लीज? यस सर। कौन थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता है मेरे साथ? आप हाथ रेस कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोल दूंगा। जो मेरा सेशन नहीं बैठे हैं, जो मेरा सेशन नहीं बैठे हैं, सिर्फ वो हाथ रेस कर सकते हैं। ओके, शरद जी नहीं बैठे हैं। ओके, शरद जी को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज? यस सर। काफी हैंड्स। शरद जी कहाँ चले गए? हाँ, ये है ना, एक मिनट ना, मैं ट्राई करता हूँ, मेरे से होगा? यस यस, आस्क टू अनम्यूट ऑप्शन आपको हाँ, आएगा। कर दिया। हेलो शरद जी, हाय। यस सर। जी सर। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक बच्चा, लेट्स से फॉर एग्जांपल, उसके स्कूल में या क्लासेस में अगर एक टेस्ट होता है, टेस्ट, तो वो चेक होकर कितने दिन बाद मिलता होगा बच्चों को? आपको क्या लगता है? ये अगर 3 महीना, 6 महीना या 1 साल बाद। ओके। और लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ट्यूशन है जहां पर एक यूनिट टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट, समझो साइंस का एक पेपर ले लिया उन्होंने, तो कितने दिन के बाद वो चेक करके देते रहेंगे? ये ट्यूशन का रहेगा तो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद देते रहेंगे। एक दिन बाद, 2 दिन बाद? 2 दिन बाद। ये, हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये एक दिन, हाँ। 2 दिन, किसी किसी जगह पर 4 दिन, किसी चार किसी दिन जगह पर 10 दिन, और किसी 10 किसी दिन जगह पर मिलता ही नहीं है। बराबर। ठीक है। थैंक यू सो मच शरद जी। किसी और से अभी मैं बात करना चाहूंगा, और कोई है जो करना चाहते हैं? ओके, उर्मिला जी। गोविंद सर भी है? यस, गोविंद सर, नेक्स्ट आपको पूछता हूँ। यस। हाँ, ये है यहाँ पर, हाँ जी, आपको मैंने एक ऑप्शन दिया। हाँ, बोलिए सर। यस मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे आप बताइए कि अगर बच्चे ने एक पेपर लिखा है, और वो पेपर यस। बच्चे ने लिखने के बाद उसको अगर टीचर चेक करे, तो उसकी गलतियां किसको पता चलेगी, बच्चे को या टीचर को? टीचर को। टीचर को पता चलेगी। बट बच्चे की गलती पता चलनी किसको चाहिए? हाँ, बच्चे को पहले करना, समझनी चाहिए कि क्या गलती है पेपर में लिखा है, फिर उसके बाद तो टीचर उसको उसके ऊपर लिखने के ऊपर मारते हैं बिल्कुल सही क्या बात है, गलती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब समझ में हमको क्या आ रहा है कि जब बच्चे का टेस्ट होता है, और अगर टीचर चेक करता है बच्चे का पेपर, तो बच्चे की गलतियां टीचर को पता चलती है, जबकि पता चलनी किसको चाहिए थी? स्टूडेंट को पता चलनी चाहिए थी। ठीक है, थैंक यू उर्मिला मैम। गोविंद सर, हाँ सर, अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि टेस्ट लिख रहा है बच्चा, और उसको एक हफ्ता 10 दिन बाद पेपर मिल रहा है चेक होके, और चेक भी टीचर कर रहा है, जबकि मिस्टेक्स पता चलनी चाहिए बच्चे को, राइट? सर, गोविंद सर, आप अगर याद कर पा रहे होगे आपके बचपन में, अगर आपने ये पेपर दिया है और आपको 10 दिन बाद पेपर मिला है, तो आप सबसे पहले पेपर में आप क्या देखते थे? आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया सर, एक बार हाँ, बोलो। मेरा क्वेश्चन है कि जब आप बचपन में, आपको अगर याद आ रहा होगा कितना भी धुंधला धुंधला, कि जब आपको पेपर मिल गया चेक होने के बाद, तो सबसे पहला चीज आप क्या देखते थे? पहले क्वेश्चन देखता ना पहले। हाँ, उसके पहले भी कि कितना आपको क्या मिला है, आपका सबसे पहला इंटरेस्ट क्या होता था पेपर देखने के बाद? पहले इंटरेस्ट बोले तो उसका आंसर कैसा ढूंढना, ये पहले इंटरेस्ट रहता था। तो सर आप मतलब यू आर इन द टॉप 5% स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसे टाइप के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो
फोकस्ड रहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मेरा राइट गया और रॉन्ग गया। बट आपको मैं एक बात बता दूं गोविंद सर, कि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सबसे पहले देखते हैं कितना मार्क्स मिल गया। यस 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 यस, तो बरोबर सबसे बरोबर पहला चीज वो देखते हैं कि कितना मार्क्स मिला, क्या राइट गया क्या रॉन्ग गया, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बरोबर बरोबर, ठीक है, सही तो बात ये सही होता बात। है। यस सर। तो अभी मुझे आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा ना, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। पहला चीज मैंने आपको पूछा कि कितना दिन लगता है, तो वो लगता है 10 दिन या 5 दिन या 3 दिन। चेक करता है टीचर। टीचर चेक करने के बाद बच्चे के पास आता है, तो बच्चे का इंटरेस्ट है कि भाई मुझे कितना मार्क्स मिला। अब मैं आपको इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करता हूं कि हम एड्यूटेक में जो टेस्ट कंडक्ट करते, जो क्विज कंडक्ट करते, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने आपको अभी बताया, इंटरफेस में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के बाद बच्चा ऑप्शन चूज करता है। ऑप्शन चूज करने के बाद उसे पता चलता है कि आंसर राइट है या रॉन्ग है, बराबर। यस यस सर यस सर। अब टीचर्स हम क्या करते हैं ना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जाते हैं, हम वो क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं कि वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है और वो करेक्ट आंसर क्यों है, और बाकी के जो 3 ऑप्शंस है वो इनकरेक्ट क्यों है। तो यदि किसी बच्चे ने मिस्टेक किया होगा, तो उसे वही टाइम पर समझ में आ गया, अरे बाप रे मेरा तो मिस्टेक हो गया। तो जो टाइम पे बच्चे को मिस्टेक समझ में आ गया ना, उस टाइम पे उसका रिसेप्शन बढ़ जाता है। रिसेप्शन को मैं कैसे बताऊं हिंदी में, आ, उस टाइम पर उसका वो क्वेश्चन से उत्सुकता, वो क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हुआ वो समझने की उत्सुकता ज्यादा रहती है। अब क्योंकि वो टाइम पर उसकी उत्सुकता ज्यादा है, तो वो टाइम पर जब टीचर एक्सप्लेन करेगा तो वो ध्यान देता है और उसे अंडरस्टैंड होता है। तो जब हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, वो टेस्ट कंडक्ट करते समय ही हम बच्चों को वो करेक्ट आंसर क्या है, रॉन्ग आंसर क्यों है, ये सब एक्सप्लेन करते हैं। और देन एंड देयर इटसेल्फ, 2 दिन बाद नहीं, 3 दिन बाद नहीं, 10 दिन बाद नहीं, तभी का तभी। तो ये सिग्निफिकेंस है और इंपॉर्टेंस है हमारे क्विज का। तो अब अगर मैं बात करूं हमारे पूरे प्रोडक्ट की, तो पूरे प्रोडक्ट में हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि हमने 4 चीजों पर फोकस किया। कौन बताना चाहेगा कौन से 4 फंडामेंटल्स हमने देखे? यस इकबाल जी। 4 फंडामेंटल्स मुझे बताइए, कौन से 4 फंडामेंटल्स बच्चों को चाहिए अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए? Knowledge and understanding, writing and practice, revision and testing. ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो Thank मच। तो ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये 4 पॉइंट्स आप लोगों को कभी भी कोई पूछे ना, तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, बिकॉज यू आर एजुकेशनल काउंसिलर्स, और काउंसिलर्स को ये 4 फंडामेंटल्स मालूम है कि बच्चे को अच्छा मार्क्स स्कोर करना है ना, ये 4 चीज चाहिए, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस, रिवीजन एंड टेस्टिंग। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिक्स कर लेना है दिमाग में। तो हमने देखा कि क्यूआर बुक की मदद से नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग मिल सकता है बाय स्कैनिंग द क्यूआर कोड। उसके बाद बच्चा राइटिंग प्रैक्टिस कर सकता है लिख कर। उसके बाद बच्चा रिवीजन कर सकता है, जितने बार मर्जी चाहे उतने बार वीडियोस देख सकता है। एंड फाइनली चौथा, टेस्टिंग, हम जो क्विज करते हैं उसके फॉर्म में। राइट, यहां तक आई होप एवरीबडी इज क्लियर। अब मैं फिर से पीपीटी शेयर करता हूं और हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बच्चे को स्टडी कैसी करना चाहिए। राइट, एक बार पहले वापस से रिवाइज करता हूं कि पहले जाकर आपको पेरेंट्स से क्वेश्चंस पूछने हैं कि बच्चा क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जब आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, हमारा प्रोडक्ट उसके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होने वाला है, इसकी गारंटी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये 4 फंडामेंटल्स उन्हें बताओगे कि इस तरह से ये 4 फंडामेंटल्स है पढ़ाई के अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और अब हमारा प्रोडक्ट जब बच्चा ले लेगा, उसके बाद बच्चे को कैसे स्टडी करना है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन, फोकस कीजिएगा आप लोग। तो अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हाउ शुड अ चाइल्ड स्टडी, बच्चे को पढ़ाई कैसी करनी है हमारा प्रोडक्ट यूज करके। सबसे पहले बच्चे को क्या करना है, हमने टाइम टेबल दे दिया, वो टाइम टेबल के हिसाब से अंडरस्टैंड करना है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स और कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं। बच्चे को क्या करना है, स्कैन करना है क्यूआर कोड और अंडरस्टैंड करना है वीडियो देखकर। स्कैन करके वीडियो देखकर अंडरस्टैंड किया, उसके बाद सेम चीज समराइज करनी है और उसे लर्न भी करनी है। क्योंकि बच्चे को क्या लगता है कि मैंने वीडियो देख लिया, मुझे समझ में आ गया, मेरा काम हो गया। बट यहां पर उसका काम खत्म नहीं होता है।
बच्चे को वो चीज समराइज करनी पड़ेगी। समराइज मतलब खुद से बोलना पड़ता है कि मैंने वीडियो में क्या क्या देखा। अगर उसे लगता है कि अच्छे से याद नहीं हो पाया है, वो वीडियो को एक बार देखे। ये आपको बच्चों को बताना है कि इस तरह से तुझे पढ़ाई करनी है अगर तुझे अच्छे मार्क्स चाहिए तो, और उसे लर्न करना है। उसके बाद वो क्या करेगा, जो राइटिंग स्पेस दिया गया है वो राइटिंग स्पेस में उसको राइट करना है, लिखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विदाउट लुकिंग, बिना देखे लिखना है। एंड फाइनली जब क्विज आने वाला है तो क्विज से पहले उसे रिवीजन करना है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? मैं जब शेयर कर रहा हूं तो मुझे आप लोगों का चेहरा नहीं दिख रहा है। yes sir, absolutely yes. ठीक है, ये 4 पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले बच्चे को क्यूआर कोड स्कैन करना है। बच्चे को क्यूआर कोड स्कैन करना है। बच्चे को क्यूआर कोड स्कैन करना है, उसके बाद उसे समराइज करना है और लर्न करना है, बिना देखे लिखना है, फिर रिवीजन करना है आने से पहले। ठीक है, ये चीज आप लोगों के दिमाग में जानी चाहिए, चीज आपको नोट करनी है कि बच्चे को पढ़ाई कैसी करनी है। थोड़ी देर से मैं आपको फिर से ये पूछूंगा कि वो 4 पॉइंट्स क्या थे, हाउ शुड अ चाइल्ड स्टडी में। ठीक है, तो पहले स्कैन किया, समराइज किया और याद किया, फिर लिखा बिना देखे, और फिर रिवाइज किया क्विज से पहले। अब मैं आप लोगों को ये जो मैं 4 पॉइंट्स बता रहा हूं, इसमें से समराइज एंड लर्न वाला मैंने बता दिया। राइट विदाउट लुकिंग एंड रिवाइज बिफोर द क्विज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। थोड़ी देर के लिए फिर से मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि मुझे आप लोग दिख नहीं रहे हो, तो ऐसे लग रहा है कि मैं खुद से ही बात कर रहा हूं, तो इसीलिए मैं इसको स्टॉप करके ऐसे बात करता हूं। राइट, ओके। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि राइटिंग प्रैक्टिस का क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए किसी और से बात करते हैं। किसे इंटरेक्ट करना है, प्लीज आप लोग हाथ रेज कर सकते हैं। ओके, रियाज सर। ओके, नेक्स्ट मैं नीलेश सर से बात करूंगा, नीलेश घरट सर। ओके, यस रियाज सर। रियाज सर, आपके आपके बच्चे यस सर, ओके कौन से स्टैंडर्ड में है सर? 9th, नाइन्थ में 3rd सर। and 1st. आपने या आपकी वाइफ ने आपके बच्चों को ये बोला रहेगा कि अरे लिख कर प्रैक्टिस कर, लिख कर प्रैक्टिस कर। आई एम श्योर आपने ऐसा बोला रहेगा। श्योर सर, बहुत बार बोला है. डेफिनेटली हम बोलते ही है। तो आप लोग एक्चुअली साइंटिफिकली सोच के बोल रहे हो और शायद आपको पता भी नहीं होगा। मैं आपको इसके पीछे का साइंस बताता हूँ सर। वाई राइटिंग प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। आप सभी लोगों को ये Okay. जो मैं पॉइंट अभी बोल रहा हूं ना, ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को ये सारी चीजें हम जो बताएंगे वो साइंटिफिकली प्रूवन है। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द Exactly. मेमोरी। ये आप सभी को पता होगा कि हमारी मेमोरी होती है। मेमोरी जो होती है ना, मेमोरी में हम जो चीजें रखते हैं वो काफी टाइम तक रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है। एक साइंटिफिक स्टडी था दैट एवरी डे वी लूज 28% ऑफ द मेमोरी। राइट, हम हर दिन 28% मेमोरी लूज करते। तो आप सोच रहे होगे कि यार ये तो बहुत बुरी बात है, बट एक्चुअल में ऊपर वाला जो करता है वो हमारे अच्छे के लिए ही करता है। क्योंकि अगर हम हर चीज याद रखें ना, तो हम बुरी चीज भी याद रखेंगे। जो अनहोनी घटना हमारे साथ घटी हुई वो भी याद करते रहेंगे। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं ना, वो ऐसा करते हैं कि हमारे दिमाग से चीजें निकालते रहते हैं। तो हो सकता है कि बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं तो वो 28% में ये पढ़ाई भी ऊपर जा रही हो, मतलब इवेपोरेट हो रही हो। तो हमारी मेमोरी से कुछ चीजें हमेशा इवेपोरेट होते रहती है, वॉलेटाइल जाते रहती है। तो इसीलिए इसका एक तरीका है कि भैया उसे राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो आपके मेमोरी में नहीं, आपके मसल मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द मसल मेमोरी। राइट, तो ये मसल Yes. मेमोरी वाला जो टर्म है ये आप लोगों को याद रखना है। यस, थैंक यू सो मच रिया सर। नीलेश सर से बात करते हैं अभी। हाय सर। यस सर। यस सर। सर अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि जब हम लिखते हैं तो राइटिंग प्रैक्टिस जब करते हैं तो वो मसल मेमोरी में स्टोर होता है। बट फिर भी कभी कभार सर ऐसा होता है कि हम लिखकर प्रैक्टिस भी करते हैं, बट एग्जाम के टाइम पे अगर उसे डायरेक्टली करें तो भूल जाते हैं। ऐसा हुआ है कभी, मतलब आपने नोटिस किया खुद के साथ या अपने बच्चों के साथ? जी सर, मैं इसका एक एग्जांपल ऐसे दूं
जी कि एक्चुअल में एक मेथड होता है कि रीडिंग इज इरेज्ड, राइटिंग इज रिटेन। एब्सोल्युटली करेक्ट। सर और ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया यहाँ पर, रिटेन्ड। मैं आपको बताऊंगा। यस सर। और इसका अगर मीनिंग अगर मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊं कि बच्चों का ऐसा क्यों होता है, सो मैं एग्जांपल इसमें देता हूं कि काफी सारे लोग जो है अपने स्टूडेंट को, बच्चों को लेकर शादी में जाते हैं। तो शादी में जाते हुए वहां पर खाना तो खाते हैं, लेकिन खाना खाने के लिए बुफे सिस्टम होता है, सो 7-8 एक वैरायटीज रहती है और वो खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद वो हेवी लगता है उनको खाना, बल्कि वो घर पे हेवी नहीं लगता। इसका रीजन ये हुआ कि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो एक 7-8 लेसन को रट्टा मार लेते हैं, और जो रट्टा मारने के बाद अगर याद करने जाएंगे तो पहले वाला भूल जाते हैं। बराबर है। सर यस। सो अभी सर ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, रिटेंशन का। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये इकरा एकेडमी। सर आपका नाम? निसार अली। निसार सर। यस सर। यस सर ने अभी एक अच्छा पॉइंट बोला रिटेंशन के ऊपर, और हम लोग अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि इसको रिटेन कैसे करना चाहिए। यस सर। तो आपको इसके ऊपर कुछ बोलना है? रिटेन करने के लिए सर राइटिंग प्रैक्टिस ही जो ट्रेडिशनली अभी जो चल रहा है वो राइटिंग जी प्रैक्टिस, एक बिना देखे याद करना और उसके बाद उसको राइट करना और सेल्फ टेस्टिंग करना। अभी तक एब्सोल्युटली ये करेक्ट। प्रोसेस हमारे टाइम से भी चला आ रहा है और अभी भी हम बच्चों को वही सजेस्ट करते हैं। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी इसी में अगर हम एक और पॉइंट ऐड कर देना सर, तो होता है सोने पे सुहागा। और वो क्या है? वो है रिवीजन। तो अभी कैसे होता है, नॉर्मली बच्चा क्या करता है, बच्चे ने आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल एक चैप्टर पढ़ लिया, बच्चा वो चैप्टर को एग्जाम आने तक देखता ही नहीं है। तो इसीलिए हमें बच्चों को क्या बोलना है ना, कि आप अगर ये चीज राइटिंग प्रैक्टिस भी कर दोगे, तो भी आप इसको 2 महीने बाद फिर से याद करने जाओगे तो थोड़ा बहुत निकला हुआ रहेगा ही। यस तो इसीलिए उस दरमियान में, उस टाइम पीरियड के बीच में बच्चों के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने 4 फंडामेंटल्स लिया, 3 फंडामेंटल्स नहीं लिया। तो हमने ये रियलाइज किया कि भाई रिवीजन अगर नहीं होगा ना बच्चे का, तो बच्चे ने जो एफर्ट डाला है वो एफर्ट उसका ऑलमोस्ट वेस्ट हो जाएगा। ये मैं बच्चों से जब मैं ओरिएंटेशन करता हूं, बच्चों का जब काउंसलिंग करता हूं ना, तब उनको ये एक्सप्लेन करता हूं। उनको मैं क्या एक्सप्लेन करता हूं, कि जब आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल आज एक चैप्टर पढ़ लिया, वो चैप्टर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने क्लासरूम में भी एक्सप्लेन कर दिया, और आपने सेम डे पे उसे रिवाइज कर लिया, तो आपको आधा घंटा लगेगा। वही चैप्टर को जब आप संडे को, जब आपके पास पूरा दिन फ्री होता है, आप सेम चीज रिवाइज करोगे, फिर से आपको आधा घंटा लगेगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब वो आते हैं ना, वो लेक्चर से पहले आप इसको रिवाइज करोगे तो 15 मिनट लगेगा। तो आप देख रहे हो टाइम कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ऐसा अगर वो एवरी डे करते जाएगा बच्चा, तो बच्चा छोटा 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 करते करते जब एग्जाम का टाइम आ जाएगा, उसको हर चीज बहुत अच्छे से लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग भी हो गया है, राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लिया है, रिवीजन भी कर लिया है, और एड्यूटेक में तो टेस्टिंग भी हो गया है। राइट? तो अगर ये चारों चीजें उसकी हो जाती है, तो उसको समझ में भी नहीं आएगा, और उसका सब कुछ एग्जाम से पहले हो गया, तो उसको प्रेशर नहीं है। वही चीज अगर बच्चा डायरेक्टली 2 महीने बाद करता है, तो सपोज 5 सब्जेक्ट्स है, और हर सब्जेक्ट में अज्यूम करते 3 चैप्टर्स है मिनिमम, तो 5 सब्जेक्ट और 3 चैप्टर्स, तो 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं एग्जाम के वक्त। यस और अब तो दिमाग में है भी नहीं, तो क्योंकि दिमाग में नहीं है, उसको वापस एज गुड एज के नया ही पढ़ना है। तो इसीलिए ये 4 फंडामेंटल्स अगर बच्चा प्रॉपरली फॉलो करता है ना, तो बच्चे के लिए पढ़ाई करना इज अ केक वॉक। अब यहां पर बात आती है कि सर वो 3 पॉइंट्स तो फिर भी ठीक है, कि राइटिंग प्रैक्टिस, रिविजन और टेस्टिंग, ये भी ठीक है, बट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमारे क्यूआर कोड्स है, हमारे वीडियोस है, जहां पर एनिमेशन के द्वारा बच्चों को चीजें समझाई जाती है। तो ये सारे पॉइंटर्स आप बच्चों को बता सकते हैं, उनके पेरेंट्स को बता सकते हैं। क्योंकि ये आप जब बच्चों से बात करोगे ना, हम जब अपना प्रोडक्ट बताएंगे, मैं सबके लिए कह रहा हूं, हम जब अपना प्रोडक्ट बताएंगे तो बच्चा प्रोडक्ट नहीं लेगा। आप जब बच्चों का प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करोगे और आप ये सोल्यूशन दोगे, तो आप उसको प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, आप उसको सोल्यूशन दे रहे हो। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड आई एम वेरी श्योर, जो प्रॉब्लम बच्चा बोलेगा, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन एड्यूटेक है। एक एग्जांपल और दूंगा आपको, और एक प्रॉब्लम बच्चा और या पेरेंट हमेशा बोलेगा कि मेरे बच्चे का पेपर
लिखकर खत्म ही नहीं होता है। बच्चे को सब कुछ आता था बट बच्चे का पेपर लिखकर खत्म नहीं हुआ। कितने लोग अग्री करते हैं जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उससे? यस सर, कि आई कैन। पेरेंट्स का ये कंप्लेन होता है कि मेरे बच्चे को सब कुछ आता था बट उसका पेपर खत्म नहीं हुआ। थैंक यू सो मच सर, मैं अभी किसी और से डिस्कस करता हूँ। निसार सर। तो किससे बात करूं मैं अभी? शरद जी से बात हो चुकी है। अभी वृशाली जी से बात करें। यस सर। यस मैम, आपने अगर आपके भी बच्चे हैं या किड्स हैं तो आपने भी अगर ये प्रॉब्लम फेस किया या खुद ने आपने प्रॉब्लम फेस किया है कि सब कुछ आता था बट एग्जाम में पेपर खत्म नहीं हुआ है। यस, बच्चे को होता है, वो हर बार ऐसा ही बोलता है। ओके, तो मैं आपको इसका सबसे पहले आपको इसका बताता हूँ कि इसका रीजन क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, इसका रीजन ये है, इसका रीजन एक कहावत, थोड़ा सा भी सब लोग ध्यान देना वरना कंफ्यूजन होगा। ठीक है, एक सेइंग है, कितने लोगों ने सुना है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट? यस। आई एम श्योर काफी लोगों ने सुना रहेगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभी मैं आपसे एक बात कहूंगा तो आप लोग शॉक्ड रह जाओगे, मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता हूं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूं। और बच्चे का जो पेपर में खत्म नहीं हो रहा है ना, वो यही कहावत की वजह से उसका पेपर एग्जाम में खत्म नहीं हो रहा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस विल नॉट मेक अ मैन परफेक्ट। मैं ये सेइंग को थोड़ा सा ट्वीक करता हूं, ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कि या जब आप करेक्ट। प्रैक्टिस करोगे ना तो वो प्रैक्टिस को परफेक्टली करो। तो आप क्या करो, आप जब बच्चे को देखोगे ना, आप बच्चे को बोलो भाई लिख, राइटिंग प्रैक्टिस कर, तो बच्चा क्या करता है ना, बस उसको जैसे मर्जी है एकदम कॉम्प्लेसेंट होता है और लिखता है। तो उसके बॉडी को क्या आदत है, उसके बॉडी को आदत है कॉम्प्लेसेंट होकर लिखने की। बट जब एग्जाम आता है तो एग्जाम में वो एकदम खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखने की कोशिश करता है, राइट? और जब वो खूबसूरत लिखने जाते हैं तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड स्लो हो जाती है, फिर वो रियलाइज करता है कि मेरा पेपर आधा ही होगा, खत्म नहीं होगा, ये स्पीड से जाऊंगा, तो फिर उसके बाद फिर सेम चीज चालू कर देता है। तो अगर बच्चा, यदि बच्चा पहले से ही राइटिंग प्रैक्टिस करते समय ही परफेक्टली राइटिंग प्रैक्टिस करे तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिज बॉडी। फिर उसको एग्जाम में कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, फिर वो बस नॉर्मली करेगा और उसका पेपर खत्म हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आप हर जगह पर, हर पेरेंट से, हर बच्चे से सुनोगे और आपको ये सोल्यूशन देना है। आप सोचिए कि ये सोल्यूशन जब आप दोगे तो उस पेरेंट को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? आई एम वेरी श्योर आएगा, क्योंकि ये सारे जेन्युइन प्रॉब्लम्स है और मैं सारे प्रॉब्लम्स के जेन्युइन सोल्यूशंस आपको बता रहा हूं, राइट? बट हाउ कैन वी से दैट वी हैव टू राइट परफेक्टली? हाँ, अभी मीन्स टाइम बेसिकली, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, यस वो मैम, बच्चे को समझाना पड़ेगा। बिल्कुल। आपका आपका इसके ऊपर कुछ पॉइंट है? यस। हम्म मीन्स पेरेंट्स साथ में बैठे होंगे तो इट्स परफेक्टली ऑल राइट, हम्म बट ना हो, क्योंकि आजकल को पेरेंट्स तो बिजी रहते हैं बहुत। हम्म। तो हम बच्चे को कैसे समझा सकते हैं कि वो परफेक्ट टाइमिंग पे परफेक्ट प्रैक्टिस करे? परफेक्ट। तो मैम का ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये ऑलमोस्ट हर पेरेंट का प्रॉब्लम है कि बच्चे के साथ पेरेंट होते नहीं है। बच्चे को सबसे पहले आपको इसका इंपॉर्टेंस रियलाइज करवाना है। जैसे आपने ये क्वेश्चन बच्चे से पूछा ना कि क्या आपका पेपर खत्म होता है एग्जाम में, बच्चा बोलेगा नहीं होता है। क्या आपको सब कुछ आता है? हाँ, मुझे सब कुछ आता है। बच्चे को ये इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है ना कि इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग परफेक्ट प्रैक्टिस क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायग्राम्स की बात करते हैं मैम, आपने देखा रहेगा कि बच्चे डायग्राम्स कैसे प्रैक्टिस करते हैं। बच्चे डायग्राम्स आंखों से फोटो निकालते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अब आंखों से फोटो निकालने का मतलब क्या है? सपोज ये बुक है मेरे पास, बुक में डायग्राम बना हुआ है, बच्चा ऐसे देखता है। आई होप आप लोग मुझे बड़े स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मेरा ये पिंड है ना? हाँ, ओके ओके। तो बच्चा डायग्राम देखता है और डायग्राम देखकर प्रैक्टिस कर रहा है माइंड में और उसको लग रहा है कि सब आ भी रहा है मुझे। अब आप क्या कर सकते हो ना ऐसे केस में, ये एक्टिविटी बच्चे के सामने आप कर सकते हो। आप बच्चों को बोलिए चलिए डायग्राम देख ले और इसको बनाना है, और आप बच्चे को बोलिए बना के दिखा। आई एम वेरी श्योर कि बच्चा 50% भी नहीं बना पाएगा। आई एम वेरी श्योर बच्चा 50% भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि बच्चा जब देखता है
उसको लग रहा है हाँ मुझे सब आ रहा है, क्योंकि वो परसीव कर रहा है। बट द मोमेंट उसके सामने से वो डायग्राम हट जाता है, उसका परसेप्शन रुक जाता है, और जो इमेज बना है ना वो ब्लर होने लग जाता है माइंड में, क्योंकि उसने फोटो खींचा है। वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी नहीं है एक्चुअली बचा हुआ उसके लिए, राइट? तो आप जब उसको बनाने बोलोगे ना, आप उसको बोलोगे बना, तो नहीं बना पाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको उसे बोलना है अब यही डायग्राम तू एक बार देखकर बना, और जैसे एग्जाम में बनाएगा वैसे बनाना। तो वो बनाएगा एक बार बिना देखे। नेक्स्ट टाइम जब वो बनाएगा ना बिना देखे आपके सामने ही, आई एम वेरी श्योर 70 to 80% करेक्ट डायग्राम रहेगा। अब क्योंकि उसने पहली बार ये एक्टिविटी किया है, अब धीरे धीरे वो हर चीज के लिए ये एक्टिविटी यूज करना स्टार्ट करेगा। अब जैसे ही उसको उसका लुत्फ आने लगेगा, मजा आने लगेगा, अब उसको पता है कि मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए। उसके पहले तक उसे अप्रोच ही नहीं पता था, अब उसे अप्रोच पता है। उसे पता है कि मैं जब ऐसे करूंगा तो उसका ये रिजल्ट आने वाला है। आई एम वेरी श्योर वो करेगा। यस वृषाली मैम। ओके, सो अभी हमने अंडरस्टैंड किया। यस नीलेश सर, आपसे आपको कुछ कहना है? जी सर। सर मेरा कहना और मानना है कि आप परफेक्ट बता रहे हो, बट इसमें से है कि काफी सारे बच्चों के घर पर जाने के बाद एग्जैक्टली बच्चों को क्या चाहिए अगर हम देते हैं उन्हें, तो मैं तो सीधा सीधा एक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ कि अगर बोर्ड में आपको 95% अगर अच्छे चाहिए तो आपको 5 स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो 5 स्टेप ये तो है, ऑलरेडी अपने एजुटेक में 4 तो दिए, लेकिन मैं जब बताता हूँ उनको तो स्टार्टिंग में कि पहला जो है कि रीडिंग इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो रीडिंग इंपॉर्टेंट किस लिए है, तो अपना जो एजुटेक का जो बुक बना है, सो टेक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं 17 to 18, बट अपने 42, 45, 50 तक दिए। तो जब अगर कोई बच्चा भी अगर एक एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की भी कोशिश करेगा तो एग्जैक्टली उसके आंखों से तो पॉइंट निकल ही जाएगा, तो ऑटोमेटिकली रीड करता जाएगा। वेरी गुड। तो रीडिंग का मैं इंपॉर्टेंट पहले, फिर बाद में राइटिंग प्रैक्टिस। तो राइटिंग प्रैक्टिस तो काफी सारे जो बच्चे हैं जो क्लास वर्क और होमवर्क इतना ही करते हैं, उससे ज्यादा करते ही नहीं। करेक्ट। और उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट आता है ये होता है मेमोराइजिंग। सो एक अगर सवाल रहा, मान लीजिए कि मैं एक सवाल पूछता हूँ कि चंद्रमा पर हमें सुनाई क्यों नहीं देता। अगर इसका आंसर अगर लिखने जाएंगे तो बच्चे खाली एक क्वेश्चन से इसके लिए आंसर को रिवाइज करते जाएंगे, लेकिन उसके अगर 3 क्वेश्चन बनाए, चंद्रमा चंद्रमा पर हमें सुनाई क्यों नहीं देता, तो इसके आंसर ढूंढने के लिए जाएगा तो 3 क्वेश्चन निकलेंगे। ओके। यानी कहां पर, चंद्रमा पर क्या सुनाई नहीं देता, ये जो है 3 पॉइंट निकलेंगे। तो बच्चे बराबर क्वेश्चन का आंसर मेमोराइज करते। और जो 4 स्टेप है, 4 स्टेप होता है करेक्शन। जैसे अभी आपने बात कही कि एक बार अगर बच्चे ने कर लिया तो तो बच्चों को अगर नॉर्मल खाली नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि भाई कैलेंडर का स्पेलिंग बता, ग्रामर का स्पेलिंग बता, तो ये बच्चे आंसर राइट नहीं दे पाते। बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर ग्रामर का तो GRAMMER ही देंगे बच्चे। करेक्ट। हाँ। क्यों देंगे, तो बोले हमें टीचर ने ऐसे ही पढ़ाया। मैं 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी पूछता हूँ तो यही देते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर ये राइट वर्ड क्या होना चाहिए, तो हमारा एजुटेक काम करता है। आप रीडिंग इस तरह से करो कि क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करो, एवरी टाइम क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करोगे तो ऑटोमेटिकली लिख पाओगे। और एब्सोल्युटली करेक्ट। और 5th स्टेप जो कोई कहीं करता नहीं है, 5th स्टेप ऑल सब्जेक्ट का प्रॉपर गाइडेंस। अभी ऑल सब्जेक्ट का प्रॉपर गाइडेंस के लिए तो टीचर बैठे हैं, तो टीचर के पास टाइम नहीं है, ट्यूशन टीचर है उनके पास टाइम नहीं है, तो उन्हें फिर हम एजुकेशनल काउंसलर घर पर जाकर 15 दिन में एक बार उनका ब्रेन वॉश करते कि उन्होंने क्या पढ़ाई की क्या नहीं की। अच्छा 15 दिन के बाद अगर कुछ पता भी चले, फॉलो अप लेते हैं। फॉलो अप 5 सब्जेक्ट के उन्होंने अगर एक एक लेसन भी किए, तो एक एक लेसन किए तो कैसे किए, बिना देखे या देखे, जो भी बच्चा बोलेगा। और बच्चे को अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर पूछे तो पेरेंट के सामने जब वो बच्चा आंसर देता है तो उसे भी अच्छा लगता है, और पेरेंट के सामने हम उसको अप्रिशिएट करते कि काफी अच्छा आपका पढ़ाई हो रहा है। इससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और करना ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो ये 5 स्टेप्स हम देते हैं उनको। थैंक यू सर। ग्रेट, अमेजिंग सर, अमेजिंग। ऑल राइट, सो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग हमने ले लिया कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस तरह से वो 4 फंडामेंटल्स पे फोकस करता है, जिसके वजह से बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और
मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स बता दिए जो बच्चे आइडेंटिफाई करते हैं, बच्चों को एक्चुअल में होता है बट आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। हम उनको पूछेंगे तब उनको रियलाइज होगा और हम उनको उसका सोल्यूशन देंगे। अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि जब बच्चा हमारा प्रोडक्ट ले लेगा तो बच्चों को ये बताना है कि ये इस तरह से स्टडी तो करते हैं, बट क्या करते हैं ना बच्चे लोग, एक प्रॉब्लम क्या होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल बच्चे का हफ्ते में 2 क्विज होने वाला है, एक होने वाला है मंडे को, एक होने वाला है थर्सडे को। तो जो थर्सडे वाला क्विज है, आपको क्या लगता है कि बच्चा कब स्टार्ट करता होगा उसके लिए प्रिपेयर करना? सपोज एक क्विज है थर्सडे को, आपको क्या लगता है बच्चा कब स्टार्ट करता होगा वो क्विज के लिए प्रिपेयर करना? आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, बता भी सकते हैं मुझे। यस मिस्टर असलम। ट्यूसडे को सर। ट्यूसडे को करना चाहिए सर, ट्यूसडे यस को यू राइट। करना चाहिए, ये मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। बट यस। बच्चा कब स्टार्ट करता है आपको पता है? हाँ वो तो वेडनेसडे करेंगे सर, 1 डे बिफोर करेंगे। यस सर, वेडनेसडे, इनफैक्ट कुछ कुछ बच्चे थर्सडे को करते हैं। तो Yes. उसके लिए हमें उनको एक्सप्लेन करना है। यस, प्रवीण जी कह रहे हैं कि बट दे डू ऑन थर्सडे ओनली। स्मिता मैम कह रहे हैं प्रीवियस डे और सेम डे मॉर्निंग। एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, कुछ कुछ लोग लिख रहे हैं 2-3 डेज हार्डली। ये 2-3 डेज करना चाहिए, 2-3 डेज करना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। तो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आपको बच्चे को बताना है कि कैसे प्रिपेयर करना है। हाउ टू स्टडी है तो हमने बता दिया, बट प्लान कैसे करना है उसे ही हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो आई एम श्योर ये आपको स्क्रीन दिख रहा होगा अभी। ओके। यस सर। हाँ, तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रखनी है कि अगर बच्चे के लेक्चर्स 2 है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चा सीबीएसई या स्टेट बोर्ड 6th 7th 8th में है तो बच्चे के 2 लेक्चर्स होते हैं वीक में। और बच्चा अगर स्टेट बोर्ड 9th या 10th या सीबीएसई 10th में तो 3 लेक्चर्स होते हैं। तो अगर 2 लेक्चर्स है तो बच्चे को क्या करना है ना, डिवाइड करना है, कितने नंबर ऑफ वीडियोस है उसको 3 दिन में डिवाइड करना है। तो अज्यूम करते हैं कि बच्चे को 24 वीडियोस पढ़ने हैं, टोटल 24 वीडियो स्कैन करने हैं। तो एक दिन में 24 वीडियो देखना पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, बराबर। तो बच्चा क्या करेगा, ये 24 वीडियोस को 3 दिन में डिवाइड कर दे। तो अगर 3 दिन में डिवाइड कर रहा है तो एक दिन में कितने वीडियोस करने हैं उसको? बस सिर्फ और सिर्फ 8 वीडियोस करने हैं। तो अगर वो एक दिन में 8 वीडियो करता है और एक वीडियो अगर अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट का भी है तो 8 वीडियो के हिसाब से टोटल 80 मिनट्स देना है उसको वीडियोस देखने के लिए, और 1 घंटे का राइटिंग प्रैक्टिस। सो टोटल टाइम अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटा बच्चे को दिन में इन्वेस्ट करना है। एंड प्लीज यूज दिस वर्ड इन्वेस्ट। बच्चा इन्वेस्ट करेगा उतना अमाउंट ऑफ टाइम। तो बच्चे को 2.5 घंटा 1 घंटा 2.5 घंटा दिन में देना है। ये मैं मैक्स कह रहा हूं क्योंकि सारे वीडियो 10 मिनट के नहीं होते, कुछ वीडियो 2 मिनट के भी होते हैं, कुछ वीडियो 5 मिनट के भी होते हैं, कुछ 12-13 मिनट के भी होते हैं ऑब्वियसली। तो अगर 2 लेक्चर्स है तो एग्जाम्पल के लिए 24 वीडियोस है तो उसको 3 दिन में डिवाइड करना है। जितने नंबर ऑफ वीडियोस है डिवाइड बाय 3 डेज, उसे मिल जाएगा कि दिन में कितना करना है। उसी तरह से अगर 3 लेक्चर्स है हफ्ते में तो उसको क्या करना है, पूरे नंबर ऑफ वीडियोस को 2 दिन से डिवाइड करना है क्योंकि उसको 2 दिन मिलेगा बीच में। अभी आप सोच रहे होगे कि सर 24 वीडियो और 2 दिन, नहीं, क्योंकि 3 लेक्चर्स है तो नंबर ऑफ वीडियोस हर लेक्चर में कम हो जाते हैं। तो सपोज 18 वीडियोस है तो दिन के कितने वीडियोस बन गए? 9 वीडियोस। 18 डिवाइडेड बाय 2, 9 वीडियोस। तो फिर से अगर कैलकुलेशन करें, एक वीडियो अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट का है तो टोटल 90 मिनट लग गए। 90 मिनट मतलब फिर से 1.5 घंटा, और ये 1 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस का, टोटल हो गया 2.5 घंटा। सो बच्चे को दिन में 2.5 घंटा इन्वेस्ट करना है, राइट? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ओके, यस सर। अब आते हैं सबसे बेस्ट पार्ट पर। तो अभी हमने ये अंडरस्टैंड किया कि बच्चे को अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए 4 चीजें चाहिए। पहला है लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है राइटिंग प्रैक्टिस, तीसरा है रिवीजन, चौथा है टेस्टिंग। बट जैसे वैशाली मैम ने कहा कि बच्चे को वो इंपॉर्टेंस हमने
इंपॉर्टेंस बच्चे को आता नहीं है बेसिकली, उन्होंने कहा। तो हमने एक तरीका दिया एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं, कि उसको राइट आंसर आएगा तो वो मोटिवेट हो जाएगा। बट हमने एड्यूटेक में बच्चे के लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम रखा है। कितने लोगों को रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में पता है? रेज हैंड कीजिए। ओके ओके, सबको नहीं पता है मतलब, ओके। ठीक है, सबको नहीं पता है, फाइन। तो हमने क्या किया है ना, बच्चों को अच्छा एजुकेशन तो दिया ही है, बट हमने सोने पे सुहागा कर दिया है। हमने सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। आपको और एक टर्म मैं अभी दे रहा हूं जो आप लोग यूज करोगे, दैट इज गेमिफिकेशन ऑफ स्टडीज। हमने पढ़ाई को गेम्स में कन्वर्ट किया है, हमने इसको गेमिफाई किया है। हम जो क्विज कंडक्ट करते हैं दैट इज नथिंग बट द गेमिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। अब किसी और से मैं बात करना चाहता हूं, जिनसे अब तक बात नहीं किया हूं उनसे। कोई है जो और डिस्कस करना चाहेगा? जितेंद्र जी, आप करना चाहेंगे? ओके, विष्णु जी, ओके। यस विष्णु सर। बोलिए सर। थैंक्स। सर, एट दिस एज मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपको, कि क्या आपको अभी भी गेम्स खेलना पसंद है? थोड़ा थोड़ा सर। थोड़ा थोड़ा। अगर मैं बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर हटा दूं ना सर, तो आई एम वेरी श्योर आपको गेम्स खेलना बहुत पसंद होगा आज भी। यस सर, ओके। तो बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी गेम्स खेलने का बहुत शौक होता है। मैं यस आपको सर। एक साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं कि गेम खेलना बच्चों को या बड़ों को क्यों पसंद है। सबसे पहले तो गेम्स खेलते वक्त देयर इज एन एलिमेंट ऑफ कंपटीशन। कॉम्पिटेटिव स्पिरिट होता है इसमें, कंपटीशन का एक्साइटमेंट होता है, एड्रेनलिन होता है। तो गेम्स खेलने में क्या होता है, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ कंपटीशन। यस दूसरा होता है देयर इज एन एलिमेंट ऑफ विनिंग। आप समझ रहे हैं कि यस एक तो ओके। कंपटीशन होता है और दूसरा एलिमेंट ऑफ विनिंग होता है, कि भाई जीत सकता हूं मैं। यस यस सर। विष्णु सर, अगर आप जीत रहे हो, आप कंपटीशन कर रहे हो, उसके साथ अगर मैं रिवॉर्ड जोड़ दूं तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छा है। बिल्कुल। तो हमारे जो क्विजेज होते हैं ना, बच्चे ऐसे बैठते हैं ऐसे, क्योंकि वो एलिमेंट ऑफ कंपटीशन है, एलिमेंट ऑफ एक्साइटमेंट है, एलिमेंट ऑफ विनिंग है, और विनिंग के साथ हमने रिवॉर्ड्स भी रख दिया है। यस तो सर। ये मैं अभी शेयर कर रहा हूं स्क्रीन, और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बच्चे को क्या क्या मिलेगा बेसिकली। सो बच्चा क्या अचीव करेगा? तो सबसे पहले 40% स्टूडेंट्स विल रिसीव स्कॉलरशिप प्राइजेस। सपोज 100 बच्चे बैठे हैं, तो 100 में से 40 बच्चे स्कॉलरशिप प्राइजेस, स्कॉलरशिप रिवॉर्ड, स्कॉलरशिप अमाउंट लेकर जाएंगे, जिसमें से जो टॉपर है उन्हें स्ट्रेट 150 रुपीज का स्कॉलरशिप बोनस मिलेगा, स्ट्रेट। फिर उसके बाद हमने सेक्शंस बनाए हैं, जिसमें 125, 100, 50 एंड मिनिमम 30 रुपीज तो लेकर जाएगा बच्चा। तो जिसका लेट से 40th रैंक आया है, 40th रैंक वाला जो बच्चा है उसे 30 रुपीज का स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बच्चे को मिलेगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट्स विल बी गिवन टू टेस्ट विनर्स ऑफ एवरी चैप्टर। हर चैप्टर बच्चा जो फर्स्ट आता है, सपोज एक चैप्टर के 3 लेक्चर्स होने वाले, 3 क्विज होने वाले, तो तीनों चैप्टर्स के टोटल पॉइंट्स मिलाकर जो बच्चा जीतेगा उसे उस चैप्टर का चैंपियन कहा जाएगा। इसके अलावा साल के एंड में, ईयर के एंड में हम परफॉर्मेंस गेज करेंगे। उसके हिसाब से जो जो टोटली मैथ्स और साइंस मिलाकर जिसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, फर्स्ट रैंक को मिलेगा गोल्ड मेडल, सेकंड को सिल्वर और थर्ड को ब्रॉन्ज। राइट? तो हर चैप्टर का सर्टिफिकेट, एक तो सबसे पहले स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा, उसके बाद हर चैप्टर का एक सर्टिफिकेट मिलेगा एड्यूटेक की तरफ से, और जो साल में टॉप करेगा उसे गोल्ड मेडल, सेकंड रैंक को सिल्वर एंड थर्ड को ब्रॉन्ज। तो अभी एक छोटा कैलकुलेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, कि अगर बच्चा हमारा क्विजेस अटेंड करता है, हर क्विज अटेंड करता है, तो 10th स्टैंडर्ड का एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि 10th में स्टेट बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ क्विज होने वाले हैं 85। बेस्ट केस सिनारियो अज्यूम करते हैं
कि अगर बच्चा फर्स्ट रैंक लाता है तो उसे 150 रुपीज मिलता है। हम अज्यूम करते हैं कि हर टेस्ट में फर्स्ट रैंक आ रहा है, एक बेस्ट के सिनेरियो अज्यूम करते हैं। अब मैक्सिमम प्राइस जो बेसिकली वो जीत सकता है वो है 85 इंटू 150, दैट इज 12,750 रुपीज। सोचिए, तो अगर वो हमारे क्विजेस सारे अटेंड करता है और हर क्विज में फर्स्ट आता है तो 12,750 रुपीज मिलता है, राइट। और मिनिमम प्राइस वो लेके जा सकता है अप्रोक्सीमेटली 6,000 के आसपास, एवरेज भी अगर वो ये करे तो, राइट। ओके, तो अभी ये रिवॉर्ड्स भी आप बच्चों को बता सकते हो कि रिवॉर्ड्स में बच्चे को ये मिलेगा, ताकि बच्चे को थोड़ा सा और प्रलोभन हो जाए पढ़ाई करने के लिए, राइट। सो अभी हम प्रोडक्ट्स देखते हैं हमारे। ऑल राइट। स्क्रीन दिख जाएगी तो मुझे बताना आप लोग, ओके। यस सर। ऑल राइट। ओके, हाँ, क्या आप लोग देख पा रहे हो? यस सर। जस्ट गिव मी अ क्विक मोमेंट एवरीबॉडी, मुझे 1 मिनट देना सिर्फ। दोस्तों अभी हम ट्रेनिंग में बने रहेंगे, कुछ टेक्निकल पार्ट हुजैफा सर उसको कर रहे हैं, तो प्लीज हैव सम पेशेंस। अभी ट्रेनिंग रुकी हुई है आप। यस। अगले विद इन नेक्स्ट 1 to 2 मिनट्स जो है हम इसे रिज्यूम करेंगे दोबारा। हेलो। या यस सर, कैरी ऑन हाँ सर। हाँ, तो ये हमारे कोर्सेज है। सीबीएसई बोर्ड की सबसे पहले बात करते हैं। तो 6 स्टैंडर्ड के लिए जो कोर सब्जेक्ट्स है, कोर सब्जेक्ट्स में हम देंगे मैथ्स एंड साइंस, राइट। मैथ्स और साइंस के क्यूआर बुक्स मिलेंगे। क्यूआर बुक्स में जैसे हमारा हमने एक्सप्लेन किया वो सारी चीजें होगी। इसके अलावा डिजिटल एक्सेस मिलेगा वैदिक मैथ्स के लिए। नाउ व्हेन आई से डिजिटल एक्सेस, इसकी कोई बुक्स नहीं होंगी, इसका आपको एक्सेस मिलेगा ऐप में। वैदिक मैथमेटिक्स, अभी वैदिक मैथमेटिक्स कितने लोगों को पता है व्हाट इज वैदिक मैथ्स?
ओके ओके, काफी कम लोगों को पता है मतलब वैदिक मैथमेटिक्स क्या है। ओके, सो वैदिक मैथमेटिक्स क्या होता है ना, अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल बच्चा अगर मैथ्स का सब्जेक्ट या साइंस का सब्जेक्ट एग्जाम में लिख रहा होगा, तो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब वो जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें कैलकुलेशंस होते हैं। तो सपोज 25 × 25 करना है, तो 25 × 25 अगर करना है, तो बच्चा 25 × 25 लिखेगा, 5 5 = 25 करेगा, 5 2 = 10, इस तरह से उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। अब जब वो अब स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर, एब्सोल्युटली। हाँ, तो जब वो ऐसे कैलकुलेट करता है तो टाइम कंज्यूम होता है बच्चे का। लेकिन अगर बच्चे को वैदिक मैथमेटिक्स आता है, तो वो 25 × 25, बिलीव मी, 5 से 10 सेकंड्स के अंदर अंदर कर सकता है, अगर बच्चे को वैदिक मैथमेटिक्स आता है तो, राइट? सुनील सर कह रहे हैं ट्रेनिंग के बीच में मैसेज डालने वालों को भी बख्शिश दीजिए। विल ट्राई सर, विल ट्राई। ऑलराइट, सो जो 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड और 8 स्टैंडर्ड के पैकेजेस है, वो 7999 के है। तो इसमें मैथ्स और साइंस के क्यूआर बुक्स मिलेंगे और डिजिटल एक्सेस मिलेगा वैदिक मैथ्स के लिए, और ये 100 बीवी के प्रोडक्ट्स है। 9 स्टैंडर्ड में मैथ्स साइंस, 10th में भी मैथ्स साइंस, बट यहां पर क्योंकि बच्चों का आईक्यू थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसीलिए यहां पर वैदिक मैथमेटिक्स के साथ साथ नोड जेएस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड आईओटी, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपको अभी पता है कि एआई का जमाना आ रहा है, तो हमने सोचा कि कुछ वैल्यू एडिशन देते हैं बच्चों को, और ये वैल्यू एडिशन इन द फॉर्म ऑफ नॉट ओनली वैदिक मैथमेटिक्स बट ऑल्सो अब ये जो नोड जेएस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना, ये सारी चीजें, वेब, ऐप, इंटरनेट, ये सब चीजें एआई, एआई तो पूरा नहीं कह सकता हूं मैं, बट लेकिन जो भी डेवलपर्स होते हैं ना, वो लोग जो चीजें यूज करते हैं, वो इसको एक लैंग्वेज कहते हैं। तो वो सारे लैंग्वेजेस का हमने एक्सेस दिया है बच्चों को। तो बच्चे ये सब वीडियोस देखकर, आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग एआई आर्टिस्ट बन जाएंगे या ऐसे डेवलपर्स बन जाएंगे, बट एटलीस्ट उनको आइडिया आ जाएगा कि ये फील्ड में काम कैसे होता है, ये चीज को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। हम जो वेब पेजेस देखते हैं इंटरनेट पर, ये कैसे बनते हैं, इसके पीछे क्या लैंग्वेज होती है, बाइनरी क्या होता है, ये सारी चीजों का हम डिजिटल एक्सेस देने वाले हैं। इनकी बुक्स नहीं होगी, ये ऐप में इनको एक्सेस मिलेगा, राइट? ये पीपीटी शेयर कर देंगे, डोंट वरी। ऑलराइट, सो ये सीबीएसई बोर्ड के लिए है। तो 7999 है 6, 7 और 8 का, 9th एंड 10th का है 14999। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं अभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाला, 5th, 6th, 7th, 8th सब्जेक्ट्स देखेंगे। सब में कॉमन है मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, और सबको डिजिटल एक्सेस मिलेगा वैदिक मैथमेटिक्स का, और ये प्रोडक्ट है 7999 सभी के लिए। ये है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम, 5th, 6th, 7th, 8th, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, और डिजिटल एक्सेस टू वैदिक मैथमेटिक्स। 9th और 10th मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, और पीछे जो सीबीएसई को था 9th और 10th को, वो सेम एक्सेस यहां पर भी मिलेगा, और इसका भी प्राइस रहेगा 9th और 10th के लिए 14999। आई एम श्योर दिस इज क्लियर। सेमी इंग्लिश के लिए मैथ्स, साइंस और हिंदी, वैदिक मैथमेटिक्स का डिजिटल एक्सेस, 5th, 6th, 7th, 8th, प्राइस 7999, 100 बीवी। 9th और 10th को मैथ्स, साइंस, हिंदी और इंग्लिश भी मिलेगा, और बाकी सारे जो एक्सेस हमने 9, 10th को दिया है बाकी बोर्ड्स में, वो कुछ टेक्निकल रीजन से शायद हो गए, हुजैफा सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। वेरी सून वो हमको ज्वाइन करने वाले हैं। आई होप ट्रेनिंग आज बहुत अच्छी चल रही है, सभी लोग
प्रॉपर आज पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। जितेंद्र सर, अभी मैंने मीटिंग में एंटर किया है। जी सर। तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा नेटवर्क से बाहर चला गया था, थोड़ा आउट हो गया था, तो अभी वापस एंटर हुआ हूँ। तो जी इज इट ओके? अभी वाइंड अप है या कैसे है सर? सर, अभी चल रही है, कुछ टॉपिक्स सर के बचे हैं। हुजैफा सर कुछ टेक्निकल रीजन से क्विट हो गए मीटिंग से। ओके। ज्वाइन करेंगे अभी वो। आप एक्चुअली अभी होस्ट बन गए हैं मेरे मीटिंग में एंटर होने से, तो मैं आपको वापस ओके, होस्ट करने लगा हूँ, ताकि हुजैफा सर एंटर होते तो आप उनको होस्ट कर सकेंगे वापस। ठीक है, को होस्ट कर सकेंगे। श्योर 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 ओके सर। सर। हुजैफा सर एंटर हो चुके हैं सर, आप उनको बना सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं। ओके सर। डन। हुजैफा सर, यू आर होस्ट नाउ, प्लीज कैरी ऑन। हेलो, यस, आई एम सो सॉरी, पता नहीं कैसे ड्रॉप हो गया। इट्स ओके सर। हाँ, आप लोगों ने कहाँ तक देखा था? सर, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम। स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम, ओके। सेमी इंग्लिश, सेमी इंग्लिश बचा है ना? यस यस। ओके ओके। सो सेमी इंग्लिश के लिए ग्रेड 5, ग्रेड 5, 6, 7 और 8 के लिए, एक मिनट, ये इंग्लिश है। सेमी इंग्लिश ग्रेड 5, 6, 7, 8, मैथ्स, साइंस, हिंदी सभी के लिए, और डिजिटल एक्सेस वैदिक मैथमेटिक्स, राइट, 7,999 100 BV। 9th एंड 10th मैथ्स, साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश, और डिजिटल एक्सेस है वैदिक मैथ्स, नोट जेएस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। प्राइस 14,999 एंड 200 BV। दिस इज सेमी इंग्लिश, ऑलराइट। फिर इसके बाद यूनिवर्सल जो कोर्सेज है हमारे, यूनिवर्सल कोर्सेज जो स्पोकन इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश में पहले हमने जो बनाया था वो हिंदी में था, अभी हमने इसे कनाडा में भी डब किया है, तो अभी वो भी एक्सेस मिलेगा। प्लस और भी लैंग्वेजेस धीरे धीरे हम इसमें इनकॉर्पोरेट करने वाले स्पोकन इंग्लिश में। फिर एमएस ऑफिस बेसिक में ऑब्वियसली जो हमारे 3 एमएस ऑफिस थे, दैट इज वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, वो तो है ही। प्लस डिजिटल एक्सेस मिलेगा अकाउंटिंग, इंटरव्यू स्किल्स, फोटोशॉप, नोट जेएस, वर्डप्रेस, पाइथन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जावा लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, एमएस डॉस एंड डिजिटल मार्केटिंग। अब ये सारे भी इसमें एक्सेस ऐड हो गए हैं, ये आप लोग नोट कीजिएगा। ये यूनिवर्सल कोर्सेज के साथ, एडवांस एक्सेल के साथ साथ डिजिटल एक्सेस मिलेगा अकाउंटिंग के लिए और टैली प्रो के लिए, ये कॉमर्स से रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स है। सबका प्राइस है 7,999 एंड 100 BV का प्रोडक्ट है, ऑलराइट। सो मुझे लग रहा है कि मैं ऑलरेडी 27 मिनट से शूट कर लिया हूँ। जितेंद्र सर,
यस, उसेफा सर ने बहुत अच्छी तरीके से हमें आज ट्रेनिंग दिया है और सर आपका अभिनंदन करता हूँ मैं। और हमें ज़रूरत था हमारे लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे सेशन हमारे महीने में 1-2 बार रखने चाहिए, क्योंकि जो नए लोग आते हैं उनके लिए प्रोडक्ट सेशन बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ में अपने प्रोडक्ट में क्या क्या आने वाला है, नया पैकेजेस में क्या क्या ऐड हो रहा है, ये भी सभी चीज़ें आपने बता दी है। तो वो भी एक लोगों के लिए नॉलेज आ गया। तो अभी सबको एक कहना चाहूँगा आपके लिए, सबके लिए जो नया पीपीडी है आज आ जाएगा। आज रात को आपके लीडर्स आपको भेजेंगे, तो इसीलिए सर से मतलब हुसैफा सर से मांगने का जरूरत नहीं है, आपको कंपनी के तरफ से ही पीपीडी मिल जाएगा। और थैंक यू हुसैफा सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से आज हमारे पार्टिसिपेट लोगों को, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सभी को अच्छे तरीके से ज्ञान दिया है। उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ पे ही प्रोग्राम का एंड हुआ ये बताते हुए क्लोज करता हूँ। Thank you so much everybody for your time. See you everyone. Thank you.